हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज था एक 4 अक्टूबर और है ट्यूसडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ पर आपको डेली बेसिस पर इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इस पिक्चर्स में दिया गया है। एक गर्ल ने क्या करा है, परफॉर्म किया है गरबा। गरबा एक ट्रांजिशनल डांस है, कहाँ से? गुजरात से। उसके बारे में हमें पढ़ना है। वो 7th डे ऑफ नवरात्रि सेलिब्रेशन देखने को मिला है अहमदाबाद गुजरात के अंदर। तो पहले गरबा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो गरबा एक फॉर्म ऑफ डांस है जो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द स्टेट ऑफ गुजरात इन इंडिया। नेम इज डाइव फ्रॉम द संस्कृत टर्म गरबा। नेम कहाँ से लिया गया है इसका? गरबा का संस्कृत टर्म है गरबा से। मैनी ट्रांजिशनल गरबाज आर परफॉर्म अराउंड द सेंट्रल लिट लैम्प और ए पिक्चर ऑफ स्टेचू ऑफ द गॉडेस शक्ति। यानी कि बहुत सारे गरबाज परफॉर्म होते हैं सेंट्रली और पिक्चर और स्टेचू में गॉडेस शक्ति को दिखाया जाता है। ट्रांजिशनली इट परफॉर्म्स ड्यूरिंग 9th डे इंडियन फेस्टिवल नवरात्रि। यानी कि कब ट्रांजिशनली इसको कब परफॉर्म किया जाता है? 9th डे ऑफ द इंडियन फेस्टिवल नवरात्रि। Either the lamp Garba deep or an image of goddess Durga, also called Amba, is placed in the middle of the concentric circle as an objective of rituals. Etymology देख लेते हैं इसकी। Etymology. Word Garba comes from the Sanskrit word from the womb and so implies gestations और प्रेगनेंसी। गरबा वर्ड जो है वो संस्कृत से आया है और इस वर्ड को ऐसे यूज़ किया गया है वॉम की तरह, जिसको हम गेस्टेशंस और प्रेगनेंसी में क्या करते हैं, इम्प्लाइज करते हैं। Life transitionals, the dance is performed around a clay lantern with a light inside, called a garbha, deep womb lamp. This lantern represents life and the fetus in the womb in particular. The dancers thus honor Durga, the feminine from the divinity. यानी कि जो डांसर्स हैं वो दुर्गा को इसको क्या करते हैं, ऑनर करते हैं और उसको क्या बोलते हैं, फीमाइन बोलते हैं इन द फॉर्म ऑफ द डिविनिटी। गरबा इज a performed in circle as a symbol of Hindu view of time. The rings of dancers revolve in cycles as time in Hinduism is cyclical. इस टाइम को क्या बोलते हैं, हिंदुइज्म में साइकिल बोलते हैं। जिस तरीके से गरबा को साइकिल की तरह परफॉर्म किया जाता है। As the cycle of the time revolves from the birth to life to death and again to rebirth, the only things that is in constant is the goddess. इस साइकिल ऑफ टाइम में ये बताया गया कि जीने से, बर्थ, लाइफ, डेथ से अगेन टू रीबर्थ, ओनली एक चीज़ कांस्टेंट है, वो क्या है? गॉडेस। दैट वन अनमूविंग सिंबल इन द माइट्स ऑफ ऑल ऑफ हिज अनएंडिंग एंड इन्फिनाइट मूवमेंट। इस इन्फिनाइट मूवमेंट में सिर्फ एक ही सिंबल है जो हमेशा रहने वाला है, अनमूविंग है, वो क्या है? गॉडेस। द डांस सिंबलाइज द गॉड representing the feminine form in the case is the only thing that remains unchanging in a constantly changing universe. जगत बदलता रहता है लेकिन क्या होती हैं, गॉडेस वही की वही रहती हैं। इस डांस में इस चीज़ को सिंबल किया गया है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमने गरबा के बारे में सब कुछ जान लिया। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इसी पेज पर दिया गया है। गवर्नमेंट ने भी क्या है, गवर्नमेंट कह रही है कि हम अफस्पा को क्या लगाएंगे, AFSHP को हम 4 स्टेट्स में और एक्सटेंड करेंगे नागा पीस पैक्ट के बारे में। नागा पीस पैक्ट को के बाद हम क्या करेंगे, 4 स्टेट में और अफस्पा को लगाएंगे। तो पहले अफस्पा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अफस्पा क्या है? नागालैंड कैबिनेट ऑन दिसंबर 2021 recommend that the Armed Force Special Power Act (AFSPA) 1958 be repealed from the state after the incident in More district in which security forces gunned down 13 civilian. जो नागालैंड की कैबिनेट है उसने दिसंबर 2021 में रिकमेंड किया था कि अफस्पा जो 1958 है उसको क्या हो, हटाया जाए स्टेट से, क्योंकि वहाँ की जो फोर्सेज हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ पर कुछ फोर्सेस को पावर दे रखी है जिनके जो अफस्पा के अंदर आती हैं, उन्होंने 13 सिविलियंस को मार दिया था। दिस हैज़ बीन ए लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड देखने को मिली थी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आफ्टर द फायरिंग नागालैंड चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रॉय एंड मेघालय चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा हैव बोथ कॉल्ड फॉर द रिपेयर ऑफ द अफस्पा। दोनों ही सीएम ने नागालैंड के और मेघालय के कहा था कि अफस्पा को क्या हो, हटाया जाए। व्हाट इज अफस्पा 1958? आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है जो आर्म फोर्सेस को, स्टेट्स की आर्म फोर्सेस को कुछ पावर देता है कि अगर डिस्टर्ब एरियाज हैं तो वहाँ पर उन्हें क्या है, स्पेशल पावर दी गई हैं।
It gives the armed forces the authority to use force on even open fire after warning a person who is found to be in contraventions of the law। यानी कि जिस तब एरिया में पुलिस को कुछ ऐसी पावर दी गई है कि वो ओपन फायर कर सकती हैं अगर कोई पर्सन किसके अंदर पाया गया, ऑफेंस के अंदर पाया गया, कंट्रावेंशन के अंदर पाया गया, लॉ के। ए डिस्टर्ब एरिया इज वन वेयर द यूज ऑफ आर्म फोर्स इज एड ऑफ एन सिविल पावर इज नेसेसरी अंडर सेक्शन 3 ऑफ द FSPA। any area can be declared disturbed due to the differences or disputes between members of different religions, racial, language or regional groups or caste or communities। जो सेक्शन 3 है FSPA का, वो ये कहता है कि कोई भी एरिया को हम डिक्लेयर कर सकते हैं डिस्टर्ब एरिया अगर वहाँ पर डिफरेंसेस डिस्प्यूट देखने को मिले दो मेंबर्स के बीच में, उनके रिलीजियस को लेकर, रेशियल को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, उनके रीजनल ग्रुप्स को लेकर, कास्ट को लेकर, उनकी कम्युनिटीज़ को लेकर। पावर टू डिक्लेयर एनी टेरिटरी डिस्टर्ब इनिशियली ले विद द स्टेट बट पास टू द सेंटर इन 1972। जो डिस्टर्ब एरिया की पावर है वो स्टेट्स को दी गई है, लेकिन उन पर लास्ट में पास उन्हें कौन करेगा? सेंटर पास करेगा 1972 में, जो उसने पास कर दी थी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। अभी क्या हुआ है, 400 न्यू डेंगू केसेस देखने को मिले हैं दिल्ली के अंदर इन ए 1 वीक। तो हमें क्या पढ़ना है? डेंगू के बारे में पढ़ना है, क्योंकि डिसीज से क्वेश्चन हर बार PYQ में देखे गए हैं। तो डेंगू फीवर एक मॉस्किटो बोर्न ट्रॉपिकल डिसीज है जो डेंगू वायरस की वजह से होती है। सिम्टम्स टिपिकली बिगिन 3 to 14 डेज आफ्टर इन्फेक्शन के 3-4 दिन बाद क्या हो जाते हैं? सिम्टम्स दिखने लगते हैं। दिस में इंक्लूड हाई फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, मसल्स एंड जॉइंट पेन हो सकता है, एंड करेक्टरिस्टिक स्किन ईचिंग हो सकती है और स्किन रशी हो सकती है। रिकवरी जनरली 2 to 7 डेज में रिकवरी देखने को मिल जाएगी। इन ए स्मॉल proportion ऑफ केसेस डिसीज डेवलप्स इनटू एन मोर सेवर डेंगू हेमोरेजिक फीवर रिजल्टिंग इन ब्लीडिंग, लो लेवल्स ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। यानी कि डेंगू हेमोरेजिक फीवर्स में क्या हो जाता है? ब्लीडिंग, लो लेवल्स ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स देखने को मिलती हैं और ब्लड प्लाज्मा लीकेज हो जाता है। और इंटो डेंगू शॉक सिंड्रोम में डेंजरसली लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। डेंगू इज स्प्रेड बाय सेवरल स्पीसीज ऑफ फीमेल मॉस्किटोज ऑफ द एडिस जीन्स, प्रिंसिपली एडिस एजिप्टी। डेंगू किसकी वजह से फैलना है आपको याद रखना है, डेंगू किसकी वजह से फैलता है? एडिस एजिप्टी की वजह से, जो एक एडिस जीन्स है मॉस्किटो फीमेल का। वायरस हैज 5 सीरोटाइप्स हैं वायरस के। इन्फेक्शन विद वन टाइप्स यूजुअली गिव्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी टू द दैट टाइप बट ओनली शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी टू अदर्स। यानी कि एक सीरोटाइप्स ये है डेंगू का, अगर किसी को कोई डेंगू हो जाए तो वो क्या होता है, उस टाइप से उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाती है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, मतलब फिर उसे दोबारा डेंगू वो वाला नहीं होता। Subsequent infection with the different types increase the risk of several complications. A number of tests are available to confirm the diagnosis, including detecting antibiotics to the virus or its RNA। अब इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। स्पेशलिटी क्या है इसका? इन्फेक्शियस डिसीज है। सिम्टम्स इसके फीवर्स, हेडेक, मसल्स एंड जॉइंट पेन। कॉम्प्लिकेशंस क्या है? ब्लीडिंग देखने को मिलती है, लो लेवल ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, डेंजरसली लो ब्लड प्रेशर। यूजुअली ऑनसेट 3 to 14 डेज में पता लग जाता है डेंगू हुआ है। और ड्यूरेशन क्या है इसकी? 2 to 7 डेज। कोसिस क्या है? डेंगू वायरस बाय एडिस मॉस्किटो की वजह से फैलता है। डायग्नोस्टिक मेथड क्या है इसके? डिटेक्टिंग एंटीबायोटिक्स टू द वायरस और इट्स RNA। डिफरेंशियल डायग्नोस्टिक्स इसके मलेरिया, येलो फीवर, वायरल हेपेटाइटिस, लेप्टोस्पिरोसिस। प्रिवेंशन क्या है इसके? डेंगू फीवर वैक्सीन बनाई गई है। डिक्रीजिंग मॉस्किटो एक्सपोजर्स। ट्रीटमेंट क्या है इसका? सपोर्टिव केयर है, इंट्रावेनियस फ्लूइड्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स भी देखने को मिल जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो एडिटोरियल पेज में दिया गया है। इसमें बताया गया है कि अभी जो काउंट बताया है जल जीवन मिशन का, जल जीवन मिशन क्या है कि हर घर क्या होगा, 2024 तक हर घर में क्या होगा, वाटर टैप मिलेंगी। तो उसका थोड़ा काउंट कम देखने को मिला है। द इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड एज अ पार्ट ऑफ जल जीवन मिशन मस्ट बी लॉन्ग लास्टिंग। यानी कि जो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कमिटमेंट था नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का कि वो इंश्योर करेंगे पाइप वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाई 2024, यानी कि 2024 तक क्या करेंगे, वो हर घर में पानी का टैप आएगा। तो वो भी इसमें थोड़ा सा काउंट कम देखने को मिला है। तो हमें इस स्कीम के बारे में पढ़ना है, जल जीवन मिशन के बारे में।
तो जल जीवन मिशन इज envisions to provide safe and adequate drinking water through individual household टैप कनेक्शंस बाय 2024, यानी कि जल जीवन मिशन क्या है, एक सेफ और एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर है का मिशन है जो हाउस होल्ड्स में क्या होगा, टैप कनेक्शन देगा 2024 तक टू ऑल हाउस होल्ड्स इन रूरल इंडिया। प्रोग्राम विल ऑल्सो इम्प्लीमेंट सोर्स सस्टेनेबिलिटीज measures as mandatory elements such as recharge and reuse through grey water management, water conservation, rainwater harvesting. Jal Jeevan mission will be based on community approach to water and will include extensive information, education and communication as the key of component of the mission. मिशंस को लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 में। मिशंस के मिशन क्या है इसके, जल जीवन मिशंस के, टू असिस्ट एम्पावर एंड फैसिलिटीज स्टेट और यूटीज प्लानिंग ऑफ पार्टिसिपेटरी रूरल वाटर supply strategy for ensuring potable drinking water security on long term basis to every रूरल हाउस होल्ड एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन, जीपी बिल्डिंग्स, स्कूल्स में, आंगनवाड़ी सेंटर्स में, हेल्थ सेंटर्स, वेलनेस सेंटर्स और ईटीसी। यानी कि इसका छोटा सा मतलब ये है कि हर स्कूल्स में, हर आंगनवाड़ी सेंटर्स में, जीपी बिल्डिंग्स में, हेल्थ सेंटर में, वेलनेस सेंटर में, सब में क्या होगा 2024 तक पानी पहुंचना चाहिए। यही है इसका मिशन, जल जीवन मिशन का। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो, हाँ नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो क्विज में दिया गया है। विजयदशमी ऑल्सो नोन एज दशहरा इज ए मेजर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ नवरात्रि एंट्री एवरी ईयर। यानी कि विजयदशमी जिसको हम दशहरा भी बोलते हैं, वो एक मेजर फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट होता है एट द एंड ऑफ नवरात्रि एवरी ईयर। तो हमें इस आर्टिकल में क्या पढ़ना है, दशहरा के बारे में। तो दशहरा को हम विजयदशमी भी बोलते हैं और दशहरा और दसियन भी बोलते हैं। एक हिंदू मेजर फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट होता है एट द एंड ऑफ नवरात्रि एवरी ईयर इन नेपाल और इंडिया में। इट इज़ ऑब्जर्व ऑन द 10th डे इन द हिंदू कैलेंडर मंथ ऑफ अश्विन। ये 10th डे को क्या होता है, हिंदू का जो कैलेंडर है अश्विन, उसके 10th डे में इसको मनाया जाता है। 7th मंथ ऑफ हिंदू लूनी सोलर कैलेंडर विच टिपिकली फेस इन ग्रिगोरियंस मंथ्स ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर में ही ज़्यादातर दशहरा आता है। विजयदशमी इज ऑब्जर्व्ड फॉर डिफरेंट रीजन एंड सेलिब्रेटिंग डिफरेंटली इन नेपालीज एंड इंडियन। विजयदशमी को क्या होता है, दशहरा को ऑब्जर्व किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट रीजंस की वजह से, और सेलिब्रेट होता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से नेपाल में, इंडिया में और पार्ट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। In the southern, eastern, northeastern, and some northern eastern of India, Vijayadashmi marks the end of Durga Puja, remembering goddess Durga's victory over the buffalo's demon महिषासुरस टू रिस्टोर एंड प्रोटेक्ट धर्मा। विजयदशमी को किस चीज़ की पूजा की जाती है, दुर्गा पूजा की विक्ट्री को लेकर, अवर द बफेलो डोमन महिषासुरस टू रिस्टोर एंड प्रोटेक्ट धर्मा को उन्होंने क्या किया था, प्रोटेक्ट किया था। इन द नॉर्दर्न सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट फेस्टिवल इज सिनोनियसली कॉल्ड दशहरा। नॉर्दर्न सेंट्रल और वेस्टर्न स्टेट्स में इसको दशहरा बोला जाता है। इन दीज रीजन इन मार्क्स ऑफ द एंड ऑफ द रामलीला एंड रिमेंबर्स गॉड रामास विक्ट्री ओवर रावणा। यानी कि रामलीला होती है इस दिन, एंड ऑफ द रामलीला, और रिमेंबर किया जाता है गॉड रामा को जो रावणा से क्या हुए थे, जीते थे, रावण से जीते थे। अल्टरनेटली इट मार्क्स इन रिवरेंस फॉर वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ गॉडेस देवी सच एज दुर्गा और सरस्वती। विजयदशमी सेलिब्रेशंस इंक्लूड प्रोसीजंस टू a rivers or ocean front that involves carrying clay statue of Durga, Lakshmi, Saraswati, Ganesha and Kartikeya, complete by music and chants, after which the images are immersed in the water for dissolution and favorables। अब हमने क्या पढ़ लिया, दशहरे के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो 11th पेज में दिया गया है। इसमें बताया गया है कि 69% जो हाउस आए हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर रूरल इंडिया में वो ओन्ड देखने को मिले हैं वुमेन्स के अंदर। यानी कि वुमेन्स क्या देखने को मिली है, उनकी ओनर देखने को मिली है 69% हाउसेस की। तो इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक योजना, वह है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना एक इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया था, इन विच अफोर्डेबल हाउसिंग, अफोर्डेबल इसमें हाउस दिए जाएंगे, विल बी प्रोवाइडेड टू द अर्बन पुअर्स को विद टारगेट ऑफ बिल्डिंग 2 करोड़, यानी कि इसमें 2 करोड़ घरों को बनाया जाएगा। अफोर्डेबल हाउसेज बाय 31 मार्च 2022, यानी कि ये 31 मार्च 2022 तक क्या होंगे, 2 करोड़ हाउसेज को बनाया जाएगा अर्बन पुअर लोगों के लिए। इट हैज़ 2 कंपोनेंट्स हैं इसके, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और प्रधानमंत्री अर्बन पुअर के लिए, और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी कि रूरल पुअर के लिए।
स्कीम्स इज कन्वर्स विद अदर स्कीम्स टू इंश्योर हाउसेज हैव ए टॉयलेट। स्कीम ने कन्वर्स किया है अदर स्कीम के साथ जिनमें आते हैं हाउसेज हैव ए टॉयलेट, जिसमें टॉयलेट देखने को मिलेंगे हाउसेज में। सौभाग्य योजना इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के साथ, उज्ज्वला योजना एलपीजी कनेक्शन के साथ, एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर एंड जन धन बैंकिंग फैसिलिटी के साथ। टोटल 1 करोड़ हाउसेज आर अप्रूव्ड अगेंस्ट टोटल डिमांड ऑफ 1.12 करोड़ एज दिसंबर 2019, यानी कि 1 करोड़ हाउसेज को अप्रूव किया गया है जो कि डिमांड थी 1.12 करोड़ की दिसंबर 28 2019 तक। अब इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। कंट्री इंडिया में ये इम्प्लीमेंटेड है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था। मिनिस्ट्री किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशंस की पीपल्स क्या है इसके? हरदीप सिंह पूरी। लॉन्च कब हुआ था? 25 जून 2015 में। और स्टेटस क्या है इस टाइम पे? आपको एक्टिव देखने को मिल जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो दिया गया है 12th पेज पर। इसमें बताया गया है कि एमजी नरेगा के फंड को क्या किया जाए? बूस्टअप किया जाए, जिससे जो लैंड का डिसर्टिफिकेशन है लैंड वो क्या हो, स्टेट्स में क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो हमें क्या पढ़ना है इस आर्टिकल में? एमजी नरेगा के बारे में। तो एमजी नरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 से आई है। और एमजी नरेगा, इससे पहले हम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट भी बोलते थे, नरेगा भी बोलते थे। इंडियन लेबर लॉ है और सोशल सिक्योरिटी मेजर है, जिसका एम है कि हम क्या करेंगे? गारंटी देंगे कि राइट टू वर्क की। दिस एक्ट वॉज पास, इस एक्ट को पास किया गया था 23 अगस्त 2005 में अंडर द यूपीए गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने। फॉलोइंग टेबल्स ऑफ एन बिल इन पार्लियामेंट बाय द मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट रघुवंश प्रसाद सिंह। इसका एम है कि हम लिवलीहुड सिक्योरिटी देंगे रूरल एरियाज में बाय प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100 डेज का काम देंगे, वेज एम्प्लॉयमेंट देंगे इन अ फाइनेंशियल ईयर्स टू एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ एवरी हाउस होल्ड, यानी कि हर घर के एक सदस्य को हम क्या देंगे? 100 डे की वेज एम्प्लॉयमेंट देंगे। हुज अडल्ट मेंबर वॉलंटरी टू एन अनस्किल्ड मैनुअल्स वर्क वुमेन्स आर गारंटीड 1/3 ऑफ द जॉब्स मेड अवेलेबल अंडर द एमजी नरेगा। तो वुमेन्स की कितनी जॉब्स रिजर्व्ड है एमजी नरेगा के अंदर? 1/3। Another aim of MG नरेगा could create durable assets such as roads, canals, ponds और wells बनाने के लिए इसमें क्या है? ड्यूरेबल एसेट इसके देखने को मिल जाएंगे एसेट्स। एम्प्लॉयमेंट इज टू प्रोवाइड विद इन 5 किलोमीटर ऑफ एन एप्लीकेशन रेजिडेंस एंड मिनिमम वेजेस आर टू पेड। एम्प्लॉयमेंट कब हो सकता है? जब आप 5 किलोमीटर एरिया के अंदर रेजिडेंस रहते हो, जब आपको उसका मिनिमम वेजेस पेड किया जाएगा। इफ वर्क इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन 15 डेज ऑफ अप्लाइंग एप्लीकेशन आर एंटाइटल्ड टू बी एन एम्प्लॉयमेंट अलाउंस। दैट इज if the government fails to provide employment, it has to provide certain unemployment allowances to those peoples. अब इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। तो टेरिटोरियल स्टैंड कहाँ है इसका? रिपब्लिक ऑफ इंडिया में ये इम्प्लीमेंट है। इनेक्टेड बाय लोकसभा, पास हुआ था 23 अगस्त 2005 में। इनेक्टेड बाय राज्यसभा, दोनों हाउसेज से पास किया गया था 24 अगस्त 2005 में। और इसको एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट कब मिला था? 5 सितंबर 2005 में। कमेंस यानी कि कब से शुरू हुआ? 2 फरवरी 2006 से। बिल इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी बिल 2005। बिल पब्लिश्ड ऑन 22 मार्च 2005 और इंट्रोड्यूस बाय रघुवंश प्रसाद सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव